अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गजा में इसराइल की 2 साल से जारी नस्लकुशी की मुहिम, 67,000 फलस्तीनियों के कत्ले आम और गजा के 90% रकबे की तबाही के बाद बिल आखिर अब गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की संजीदा उम्मीद पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर कल रात हमास ने भी अपनी आमादी का इजहार कर दिया है। और हमास की इस हिमायत के बाद सदर ट्रंप ने हमास के बयान का खैर मकदम करते हुए इसराइल को गजा में हमले फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया है। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात का न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, बल्कि कल रात से गजा से भी जश्न के मनाजिर सामने आ रहे हैं, जहां गजा के शहरी 2 साल की जारियत और बर्बादी के बाद सुख का सांस लेने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। मगर जहां एक तरफ जश्न और अमन की उम्मीद पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमन मंसूबे में मौजूदा अवाम और फरीकैन के बयानात को लेकर खदशात भी पाए जाते हैं। और खास तौर पर इसराइल के जंगी जनून अमन की राह में नई रुकावटें खड़ी कर सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से हमास के बयान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल और जंगबंदी के वाज़े हुक्म पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही हैं। जबकि इसराइली फोर्सेज ने सदर ट्रंप की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए आज सुबह से गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में पिछले 24 घंटे में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अहम बात यह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल हमास को इतवार तक अमन मंसूबे पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया था, मगर इस बयान के कुछ ही घंटों बाद हमास ने अपना जवाब सालिसों के पास जमा करवा दिया, जिसमें हमास ने 3 बातें वाजे की हैं। पहली ये कि वो जंगबंदी करके इसराइली कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा ये कि हमास गजा की इंतजामिया एक ऐसी बॉडी के हवाले करने को तैयार है जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो और मुस्लिम ममालिक की हिमायत याफ्ता हो। तीसरा ये कि हमास गजा के मुस्तकबिल के हवाले से हर गुफ्तगू और फैसले में शामिल होगी, जबकि ट्रंप के अमन मंसूबे में यह मुतालबा किया गया था कि हमास का गजा के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होगा। सदर ट्रंप की तजवीज़ करदा मंसूबे पर हमास ने अपने मोहतात रद्द-ए-अमल में लिखा है कि हमास गजा में जारियत और नस्लकुशी की जंग को रोकने के लिए अपनी क़यादत फलस्तीनी धड़ों और कुव्वतों के साथ गहरी मुशावरत, सालिसों और दोस्तों के साथ बातचीत के बाद अपना फैसला सालिसों को पेश कर रही है। बयान में कहा गया है कि हमास अरब, इस्लामी, बैनुल अक़वामी कोशिशों और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन कोशिशों की कदर करती है, जो गजा की पट्टी पर जंगबंदी करने, कैदियों के तबादले, फौरी इमदाद की फराहमी, गजा पर कब्जे की मुखालफत और हमारी फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी की मुखालफत की हिमायत करती है। जंग के खात्मे और गजा से मुकम्मल इनखला के हसूल के लिए हमास ऐलान करती है कि वो सदर ट्रंप की तजवीज़ करदा तबादले की शराइत के मुताबिक तमाम कैदियों को जिंदा और मुर्दा रिहा करने पर राजी है, बशर्ते के तबादले के अमल के लिए मुनासिब हालात फराहम किए जाएं। इस सिलसिले में हमास फौरी तौर पर सालिसों के जरिए इसकी तफसीलात पर बातचीत के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इसी तरह हमास कौमी इत्तफाक राय और अरब और इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर गजा की पट्टी की इंतजामिया आज़ाद टेक्नोक्रेट्स फलस्तीनी इदारे के हवाले करने पर भी अपनी रजामंदी जाहिर करती है। बयान में यह भी वाज़ेह किया गया है कि सदर ट्रंप की तजवीज़ करदा मंसूबे में शामिल गजा की पट्टी के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक दीगर अमूर एक जामे कौमी मौक़िफ़ से मुंसलिक हैं, जो बैनुल अक़वामी कवानीन और मुतल्लिका करारदादों पर मबनी है। इन अमूर पर फलस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के जरिए बातचीत की जाएगी, जिसमें हमास जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेगी और अपना किरदार अदा करेगी। यानी हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में जंगी कैदियों की रिहाई और गजा का इंतजाम छोड़ने की शर्त तो मान ली है, मगर इस बयान में हथियार डालने या हथियारों के खात्मे का कोई जिक्र नहीं किया है। और ना ही हमास का रद्द-ए-अमल गजा में गवर्नेंस की निगरानी के लिए ट्रंप की सरबराही में एक बैनुल अक़वामी निगरानी कमेटी तश्कील का जिक्र करता है, जिससे ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया था। इसी तरह ट्रंप के अमन मंसूबे में तो इस बात का जिक्र किया गया था कि हमास का गजा के मुस्तकबिल में कोई बिलावास्ता या बिलवास्ता किरदार नहीं होगा, मगर हमास के रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया गया है कि गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनियों के हुकूक पर आगे जाकर बातचीत होगी, जिसका हमास भी हिस्सा होगी। बहरहाल हमास के इस बयान के फौरी बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमास के ताज़ा बयान की बुनियाद पर मेरा यकीन है कि वो एक पायदार अमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए, ताकि हम यरगमालियों को बाहिफाजत और जल्द अज जल्द निकाल सकें। यह मसला मशरक़ वस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन के बारे में है। और फिर सदर ट्रंप ने अपने वीडियो पैगाम में सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की समेत दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह बहुत खास दिन है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम मशरक़ वस्ता में अमन के बहुत करीब हैं, सबसे एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। Thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their
parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. अहम बात यह कि सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत मुआहदा तय पाने के बाद हमास को 72 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा कैदियों और 28 मुर्दा कैदियों की बाकियात को रिहा करना है, जिसके बदले में इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो इसराइली जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और इन 1700 फलस्तीनियों को भी आजाद करेगा जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा से गिरफ्तार किया गया था। ताहम हमास ने वाजे किया है कि मुर्दा कैदियों की बाकियात की रिहाई के लिए 72 घंटे बहुत कम वक्त है और इसमें महीनों लग सकते हैं। जबकि कल अल जजीरा को इंटरव्यू में हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि हमास तमाम कैदियों की रिहाई के लिए शराइत पर बात कर रहा है, जिसमें पहली शर्त यह है में जंग बंदी होनी चाहिए। We're talking about the conditions to release all the president. The first conditions that the war should stop, as President Trump said. If we release all of the war prisoners, the war gonna stop. The second condition, the Israeli should withdraw from Gaza Strip. The third condition, there is all of the humanitarian help for the people in Gaza because they are suffering. हमास जंगी कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर रहा है, जबकि टाइम ऑफ इसराइल ने आज ये खबर दी है कि गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए हमास का वफ्द आज रात ही मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो पहुंच जाएगा, और इसराइली हुकाम का दावा है कि अगर ये मामला खुश असलूबी से तय पाता है तो यरगमाली कुछ ही रोज में रिहा हो जाएंगे। जबकि CNN ने अब से कुछ देर पहले यह खबर दी है कि अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ भी जल्द मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी सदर के अमन मंसूबे पर हमास की रजामंदी के बाद इस वक्त गजा में खुशी का समा है। गजा से जश्न के मनाजिर सामने आ रहे हैं। इसी तरह अल जजीरा ने गजा से रिपोर्ट किया है कि जंग बंदी मंसूबे पर हमास की आमादगी के बाद गजा के शहरी खुश हैं, जिन्हें तवील अरसे बाद अमन की उम्मीद है। जबकि सदर ट्रंप की इसराइल को जंग बंदी की हिदायत के बाद गजा के कुछ इलाकों में इसराइल की जारियत में भी कमी देखी जा रही है। For the past few hours we've seen an increase. पिछले चंद घंटों से हमने पूरे गजा की पट्टी में खामोशी की कैफियत में इजाफा देखा है। मेरा मतलब है भारी मशीन गनों की गोलाबारी कम हो गई है। पस मंजर में आसमान पर ड्रोन्स की घन गरज कम सुनाई दे रही है और बमबारी भी कम है, सिवाय इन 2 या 3 धमाकों के जो गजा शहर के शिमाली हिस्से में हुए। लेकिन जब हम इस मालूमात के जरिए की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि ये वो बम थे जो गुज़श्ता रात इसराइली फौज ने पहले ही लगा रखे थे और पिछले चंद घंटों में इन्हें धमाके से उड़ाया गया। अब तक लोग कम से कम यहाँ बस्ती और जनूबी हिस्से में ज्यादातर एक जश्न मनाने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई हो रहा है। हमास ने कबूल कर लिया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है। अब जमीनी सूरत हाल के लिहाज से अगरचे जोशो खरोश और खुशी का माहौल है, मगर हमें अभी तक ये नजर नहीं आ रहा कि लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं या नहीं। हम अब भी ज्यादातर लोगों को यहाँ इस मकाम पर आते हुए देख रहे हैं। गजा के लोग एक मुमकिना जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार और मुशाहिदा कर रहे हैं ताकि गजा पट्टी पर जारी जंग का खात्मा हो सके। इस दौरान वो रोजाना की बमबारी और बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमास ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप के ताज़ा तरीन अमन मंसूबे का जवाब दे दिया है। ये पेशरफ्त एक अहम कदम है जो मुमकिना तौर पर गजा की पट्टी में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल को नई शक्ल दे सकती है। अगरचे तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, लेकिन हमास की मंजूरी की तस्दीक ने वसी तवज्जो हासिल की है और तवक्को की जा रही है कि ये आइंदा मुज़ाकरात के मरहले को मुतासर करेगी। गजा के मकीनों के लिए ये जवाब निहायत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि वो पुरुमीद हैं कि ये उनके लिए एक ऐसे मोड़ का बाइस बन सकता है जो तकरीबन 2 साल से जारी इसराइली बर्बरियत की जंग के दौरान पैदा होने वाले बहरान को बदल सके। 2 साल से जंगज़दा गजा के शहरियों को अमन की उम्मीद है। मुस्लिम ममालिक भी इस पेशरफ्त को मुस्तकिल अमन के क़याम का नादर मौका करार दे रहे हैं। हमास के बयान और अमरीकी सदर की जानिब से इस बयान के खैर मकदम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह
हम जंग बंदी के इस कदर करीब हैं जितना कि इस नस्लकुशी के आगाज के बाद कभी नहीं थे। हमास का बयान जंग बंदी और अमन कायम करने के लिए एक मौका फराम करता है जिसे हमें दोबारा बंद नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह तुर्की, मिस्र और उर्दन ने भी ताज़ा पेशरफ पर खैर मकदम किया है, मगर दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से इस अहम पेशरफ पर तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही हैं। CNN के मुताबिक इसराइली ज़राए का कहना है कि हमास के रद्द-ए-अमल पर ट्रंप की खुशी नेतन्याहू के लिए हैरानकुन थी। ज़राए ने बताया कि इसराइल ने हमास के रद्द-ए-अमल को ट्रंप के मंसूबे की नफी समझा और इसराइल के लिए हमास के बयान को पायदार अमन के लिए तैयार होने के तौर पर सराहना पहली हैरानकुन बात थी। जबकि दूसरा हैरानकुन पहलू ट्रंप का यह हुक्म था कि इसराइल फौरन गजा पर बमबारी रोक दे, जिसके नतीजे में इसराइल को गजा सिटी पर हमले रोकने पर मजबूर होना पड़ा। मगर ट्रंप की हिदायत के बावजूद इसराइली फौज ने शुमाली गजा को अब भी खतरनाक जंगी जोन करार देते हुए शहरियों को शुमाली गजा वापस आने से रोक दिया है। इसी तरह अमरीकी इदारे एक्सियोस ने यह खबर दी कि सदर ट्रंप का अवामी दबाव नेतन्याहू के लिए एक नापसंदीदा ट्विस्ट है और यह मुश्किल है कि नेतन्याहू अपने वाहिद बड़े हिमायती को इनकार कर सके। खबर के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से पहले नेतन्याहू ने जो मुशावरतें की उनमें उन्होंने जोर देकर कहा कि वो हमास के जवाब को ट्रंप के मंसूबे की नफी के तौर पर देखते हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने बताया कि नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ रद्द-ए-अमल पर हम-आहंगी जरूरी है ताकि तासुर ना कायम हो कि हमास ने ट्रंप के मंसूबे को मुस्बत अंदाज में कबूल किया है। यानी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो ट्रंप अमन मंसूबे के बाद यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने इस मंसूबे की हिमायत करके हमास को तना कर दिया है और हमास को मुश्किल में डाल दिया है, वो अब सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल पर खुद परेशान नजर आ रहे हैं। अहम बात यह कि सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत पर इब्तदाई तौर पर मुस्लिम ममालिक को भी दबाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सदर ट्रंप से मुलाकात में इस मंसूबे में तब्दीली करवाने में कामयाब हो गए थे और इस पूरी सूरत-ए-हाल के बाद यह क़यास-आराइयां हो रही थी कि अब पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम मुल्कों को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना पड़ेगा। मगर आज सिक्योरिटी ज़राए ने इन क़यास-आराइयों की सख्ती से तरदीद की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इब्राहिम एकॉर्ड में शमूलियत पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान का इब्राहिम एकॉर्ड्स का हिस्सा बनने का इम्कान नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इससे बस। वेलकम बैक। आजाद जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत की जो कमेटी थी उसके दरमियान 2 दिन तक मुज़ाकरात जारी रहे और बिल आखिर इत्तफाक हो गया है। वफाकी हुकूमत का तो पहले ही कहना था कि 38 में से जो 36 मुतालबात थे जिनका ताल्लुक गवर्नेंस और डेवलपमेंट से था उस पर पहले इत्तफाक हो चुका था, लेकिन 2 नुकात जिन पे डेडलॉक था उस पर भी अब इत्तफाक हो चुका है। वो 2 नुकात क्या थे और क्या इत्तफाक हुआ है उस पर बात करते हैं। महाजिन की नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का तफसीली जायजा लेकर मामले पर हतमी राय देगी। इस कमेटी में वफाकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से नामजद करदा 2 आईनी माहिरीन शामिल होंगे। ताहम जब तक ये कमेटी हतमी राय नहीं देती तब तक महाजरीन की नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की वजारतें, मराद और तरक्याती फंड मुअत्तल रहेंगे। जबकि दूसरा नुकता जो कि काबीना की साइज के हवाले से था उस पर यह फैसला हुआ है कि जो काबीना की तादाद है उसमें वुज़रा और मुशीरान की जो हद है उसको 20 तक महदूद कर दिया जाएगा। इस मामले पर भी हम बात करेंगे क्योंकि इसका दिलचस्प पहलू यह है कि जो 8 रुकनी कमेटी थी उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल थे और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कश्मीर में जो मामला थे उनको हल किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पंजाब से मुंसलिक मामला हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज से माफी का मुतालबा कर रही है, जबकि मरियम नवाज बार बार कह रही हैं कि ना तो मैं माफी मांगूंगी और नहरों के मामले पर भी अब ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत ने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि तरक्याती फंड भी पंजाब के हैं, पानी भी पंजाब का है, वो जहां से चाहे नहरें निकालेंगी, ये उनका हक है। इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन तारिक साहब क्योंकि आप इस कमेटी का भी हिस्सा थे जो 8 रुकनी कमेटी है और जो 2 रुकनी कमेटी थी उसका भी आप हिस्सा थे, तो पहले जरा कश्मीर के मामला में बात करते हैं। ये 2 नुकात जिन पर डेडलॉक था उस पर अब इत्तफाक हो चुका है। कैबिनेट साइज कहा गया है कि 20 तक महदूद रहेगा और इसके अलावा 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि जायजा लेगी मुहाजिरीन की सीट के हवाले से। लेकिन तब तक जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती कमेटी की तब तक उनकी जितनी मरातें उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या ये दोनों इकदामात फौरी तौर पे लिए जाएंगे या इनमें वक्त लगेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर में
जो उनके अवामी मुतालबे थे उनके लिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी 29 सितंबर की, जो कि एक मामूल की बात है। लेकिन जब 29 सितंबर को उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और मार्च शुरू किया और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना यकीनन हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने उन्हें एक ख़ास एरिया में रुकने के लिए कहा या ख़ास रूट अपनाने के लिए कहा, वो आपस में तसादम हुआ जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। अब ये वो लम्हा था जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि इन मुतालबात के हक में जितना मर्जी एहतजाज हो, लेकिन इसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए और किसी भी इंसानी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पर ये बुनियादी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी। हम वहाँ पे गए, 2 दिन रहे, 3 हमारे अदवार हुए जो हमारी आपस में मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे में एक मुआहदा तय पाया। उसमें ज़्यादातर निकात जो हैं वो अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों के हैं, जो तालीम से रिलेटेड हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ जो मुतासरीन मंगला डैम है अपरेजिंग के वक्त कुछ उनसे मुतल्का हैं, बिजली से कुछ मनसूबे मुतल्का हैं। तो ये तो सारे पब्लिक वेलफेयर के मनसूबे हैं जो यकीनन हर गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश होती है। तो ये तो कोई गैर मामूली बात मैं इसे नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात पर खुशी महसूस करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अमन के लिए, तशद्दुद के खात्मे के लिए ये रास्ता अपनाया गया और आज मैं समझता हूँ कि अमन की जीत हुई है, कश्मीर की और पाकिस्तान की जीत हुई है और ये एक बड़ा खुशअस्लूबी से मामला तय पाया है। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब इस्लामाबाद होंगे तो हम आएंगे और उनका खुद भी ज़ाती हैसियत में शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो मुख्तसर अहवाल मैंने आपको दिया तमाम जो हमारी वहाँ पे मीटिंग्स हुई और दौरे का। जो 2 निकात आपने पूछे हैं, देखें जहाँ तक मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं उनका मामला है, उस हवाले से जो बात तय पाई है वो बड़ी वाज़ेह है। क्योंकि मुहाजिरीन के भी यहाँ पे हुकूक हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनका डायस्पोरा है, लिहाजा यकतरफा तौर पे बगैर किसी लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए और इसकी पॉलिटिकल जो रिपरकशंस हैं उन्हें देखते हुए अक्सर इसका खात्मा नहीं किया जा सकता था। उस बुनियाद के ऊपर यह तय पाया कि एक 6 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जिसमें 2 मेंबरान होंगे हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के, 2 वफाकी वुज़रा होंगे, 2 जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स होंगे और उसके बाद ये तमाम निकात और तमाम एस्पेक्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया इनका जायजा लेते हुए इसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक जो इतराज सबसे ज्यादा ये था कि इन्हें तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं, ये मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के, और फंड्स पाकिस्तान के इलाकों में लगाए जाते हैं। गो के मुहाजिरीन के इलाकों में ही लगते थे, लेकिन बहरहाल किसी हद तक ये एक जायज़ एतराज़ था। तो हमने ये कहा कि जब तक वो जो 6 रुकनी कमेटी है उसकी प्रोसीडिंग्स का खात्मा नहीं होता उस वक्त तक ये फंड्स इनको नहीं दिए जाएंगे, ये फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। ये फंड्स जो तरक्याती फंड्स इनको दिए जाते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर वो तरक्याती फंड्स जो है वो सीज कर देगी। अब ये तरक्याती फंड्स इनको नहीं मिलेंगे इन MLAs को। और उसके साथ साथ अगर कोई इसमें से वफाकी काबीना का भी हिस्सा है तो वो भी उस वक्त तक सीज रहेंगे जिस वक्त तक कि 6 रुकनी कमेटी का हतमी जो सिफारिशात है और फैसला नहीं हो पाता। सही। तो ये बुनियादी तौर पर इसी तरह जो काबीना का साइज है आप लोग कह रहे हैं कि वो 20 तक महदूद कर दिया जाएगा, उस पर फौरी अमल होगा या वक्त लगेगा इसमें? नहीं, इस पे फौरी अमल होगा। और ये जो काबीना का साइज महदूद करने की बात है, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि राजा फारूक हैदर साहब की जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी जिसमें ये तय पाया था कि कोई भी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट वो 18 से 20 से ज्यादा वुज़रा नहीं रखेगी। तो ये उनके आइन का हिस्सा है, उसी के ऊपर अमल दरामद होगा और इस पे फिलफौर अमल दरामद होगा। और जो काबीना है आज़ाद कश्मीर की वो 20 कैबिनेट मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, जिसमें वजीर भी होंगे और साथ जो है एडवाइजर्स भी होंगे। तो ये मिला के टोटल तादाद जो है ये 20 के करीब होगी। अच्छा देखिए, एक और इसमें मामला था, मैं चाहूंगा उस पर भी अपनी राय दीजिएगा, फिर मैं आता हूं मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ भी। इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि जो एहतजाज में लोग शरीक थे और उनकी हलाकतें हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनके लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी, जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमात का इंदराज किया गया है और गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, उनके ऊपर से केसेस खत्म किए जाएंगे। जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उसमें तो सिविलियंस की भी अमवात हुई है, पुलिस वालों की भी हुई है, तो जिन पुलिस वालों की अमवात हुई है क्या केसेस उस हवाले से भी खत्म कर दिए जाएंगे? और जो पुलिस वाले हैं जाहिर सी बात है उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, तो इस पर क्या एक तरफा फैसला हुआ है या ये देखा जाएगा कि जो मुलविस हैं उनको फिर सजा दी जाएगी?
जी बिल्कुल, जो आपने अपनी गुफ्तगू में आखिरी जुमला कहा है बिल्कुल यही होगा कि जिनके खिलाफ वाज़े वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं मुजाहिरीन में से, जिन्होंने पुलिस के ऊपर को फायरिंग की है या उन्हें अपने जो डंडे हैं उनसे जख्मी किया या किसी को शहीद किया, उसकी कोई वाज़े फुटेजेस और वाज़े सबूत मौजूद हैं, उस पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन उसके अलावा जो मुकदमात, जो आप ये कहें कि ऐसे होता है कि जैसे जी एक हुजूम था और उसमें से नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया या नामालूम अफराद ने पथराव किया, उस तरह के मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। सही है। और ये 8 रुकनी कमेटी बनाई, उसके बाद ये जाके मसला रिजॉल्व हुआ। उससे पहले आपकी 2 रुकनी कमेटी थी जो मुज़ाकरात करके आई, उसमें कामयाबी नहीं हुई, फिर ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। क्या मामले की हसासियत को देखते हुए तारिक साहब इससे पहले एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी नहीं बनाई जा सकती थी? और जिस तरह बाद में इस मसले को हल किया गया, पहले नहीं किया जा सकता था ताकि इतना जानी नुकसान ना होता? देखिए, इससे पहले भी जो 2 रुकनी कमेटी थी वफाकी वज़रा की, जिसमें मैं था और वज़ीर उमूर कश्मीर थे अमीर मकाम साहब, 2 दिन इससे पहले भी हम 29 सितंबर की कॉल से पहले हम वहाँ पे गए और 2 दिन हम वहाँ पे रहे, मुज़ाकरात हुए। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि ये हल हो जाता तो बहुत बेहतर होता और उसमें जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है ये ना होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान हैं, शायद वो भी इस बात का अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि ये जो पुरअमन कॉल की एहतजाज की कॉल है जी, इसमें कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं इस पे उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि ये मामला जो है ये एक पुरतशद्दुद एहतजाज की जानिब जा रहा है, क्योंकि शहजाद आप जानते हैं, अब माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जब इस तरह के हजारों की तादाद में जब लोग निकलते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो सारे लाइक माइंडेड हों और उसमें कुछ ऐसे अनासर शामिल ना हों जो उस एहतजाज की आड़ में अपने कोई मजमूम मकासद की तकमील कर रहे हों। और ये बात ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग मुज़ाकरात में खुद भी मान रहे थे कि हम बिल्कुल गैर मुसल्लह हैं, हम किसी तरह के तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। अगर किसी ने जो मुजाहिरीन है उनकी आड़ में कोई तशद्दुद का रास्ता अपनाया है तो हम उसे कंडेम करते हैं और हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। अच्छा, तो जब मतलब वो इसके हक में है कि अगर कोई सकता है, उनके दरमियान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फायरिंग की, पुलिस वालों को शहीद किया, उनको वो कह रहे हैं सजा दिलवाएं, उससे वो कोई उस पर नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है? जी बिल्कुल, वो उनके हक में बिल्कुल भी नहीं थे कि जो इन मुजाहिरीन की आड़ में कोई तशद्दुद का रास्ता मैं हसन साहब का नुक्ता लूं उस पे, क्योंकि हसन साहब ये जो कमेटी थी उसमें राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, बल्कि वो सरबराही कर रहे थे, कमर जमान कायरे साहब भी थे। पीपल्स पार्टी और आपका मौकिफ क्या है कि इस मसले को हल तो कर लिया गया है लेकिन और पहले इनिशिएटिव लेके हल किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर एक चीज टाइमली उस पर कोई डिसीजन हो जाए, तो फैसले हो जाए और उनका हल तलाश कर लिया जाए तो यकीनन उसमें बेहतरी होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें किसी भी तरफ से कोई देरी हुई हो या कोई ऐसी देर हुई हो। ना ही हुकूमत चाहती है। कश्मीर हमारा बड़ा सेंसिटिव मामला है जी। हम किसी वक्त भी कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इतना नॉन सीरियस लेंगे और उसको लंबा करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कोई ना कोई खराबी पैदा हो। ये कोई ह्यूमन एरर तो हो सकता है, दानिस्ता तौर पे वो ताकीद भी किसी ने नहीं की होगी। और आज हमारे जो हालात हैं पूरे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया में भी अगर आप देख लें तो एक अदम बर्दाश्त का माहौल है। इसमें हमें चाहिए कि हम टाइमली फैसले करें और चीजों को फामो तफहीम के साथ बैठ के हल होना चाहिए। हसन साहब, मुझे खुशी इस बात की कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत की इसमें कोई बदनीयती नहीं थी, दानिस्ता तौर पर डिले नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले हो जाता तो बेहतर था। अब आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आती है, कमेटी में साथ थे, कश्मीर का मामला जो था वो आप लोगों ने हल कर लिया। फिर हम वफाक की सतह पे भी देखते हैं 26वीं तरमीम हो, कोई और कानून साजी हो, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर उस मसले को हल कर लेती है। लेकिन ये पंजाब में क्या इशू है कि पंजाब वाले मामला जो है वो आप दोनों जमातों के दरमियान सॉर्ट आउट ही नहीं होते। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही थी, फंड्स में जो इमदादी कार्रवाइयां थी उस पर नून लीग पे तनकीद कर रही थी, चीफ मिनिस्टर पे तनकीद हो रही थी। अब वहां से चीफ मिनिस्टर कह रही है कि चाहे नहरों वाला मामला हो, पानी हमारा है, हमारे तरक्याती फंड है, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, और उस पर अब हम देख रहे हैं कि कौमी असेंबली में वॉकआउट भी हो रहा है। ये पंजाब के मामला आप क्यों नहीं हल कर सकते जबकि कश्मीर के मामला हल कर लेते हैं, कौमी असेंबली में दूसरे मामला हल कर लेते हैं? देखें, ये चीजें मेरे से ज्यादा तारिक साहब जानते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मरकज के अंदर जो फैसले हुए
मियां शहबाज शरीफ साहब उन चीज़ों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश होती है, दोनों अतराफ से होती है। लेकिन कोई पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। बेशक मेरे से इख्तलाफ करेंगे तारिक साहब, पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर नून लीग बिल्कुल इस तरह बिहेव करती है जैसे उसका माजी में रहा है कि बिल्कुल अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेके नहीं चलना। 2008 की गवर्नमेंट में जिस तरह हम इत्तेहादी थे और पंजाब के अंदर उन्होंने क्यू लीग के कुछ लोगों को लोटा बना के और पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया और उनको लेके वो साथ चले। और फिर जो कुछ उस वक्त होता रहा, आप सारी कौम देखती रही कि बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से मियां शहबाज साहब सीएम थे, वो खुद मीनार पाकिस्तान पे बैठे और एहतजाज करते रहे, वहीं दफ्तर लगते थे। फिर उन्होंने डीसी और डीपीओ की क़यादत में जुलूस निकलवाने शुरू कर दिए जिसमें एमपीएस भी शामिल होते थे। फिर एक जगह गालबन पत्तों की या कहीं पे खुद भी मियां शहबाज शरीफ साहब उस जुलूस का हिस्सा बने। तो ये सारी चीजें माजी से चलती आ रही हैं और पंजाब के अंदर शायद इस टाइम वो फील भी यही कर रहे हैं कि अगर जो पहले स्पेस पीटीआई ले गई है और अगर अब मजीद हमने पीपल्स पार्टी को वो स्पेस दी तो फिर हम लूज करेंगे। तो ऐसे खदशात हैं उनके ज़हन में। अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे पॉजिटिव बात भी करे कि हमें फ्लड के अंदर इन चीज़ों की कमी महसूस हुई है, ये होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी अच्छे काम की तारीफ भी करे, तो कमी तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। मरियम साहब अपने पिछली काफी तकारीर में कह चुकी है कि वुज़रा पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठ के तनकीद करते थे, करप्शन के इल्जाम लगा रहे होते थे और लगाए भी हैं आप लोगों ने। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कमी बता रहे होते थे, आप तो करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे उन पे। देखिए करप्शन का इल्जाम भी शायद किसी ने लगाया हो, मेरे इल्म में नहीं है। हम तो ये यकीनन ये कहते रहे कि वहां पे जिन चीजों की कमी है हम उनकी निशानदेही जरूर करते रहे। हम आज भी कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे का फॉर्म अगर आप पढ़े तो आपको खुद अंदाजा होगा कि एक आदमी की जमीन चली गई है, उसकी जमीन दरिया बुर्द हो गई है, उसको मुझे कह रहे हैं आप किसी ने लगाए होंगे। चंद साहब तो काफी वोकल रहे इस मामले पे, लेकिन आप जो समझते हैं कि अगर नून लीग का रवैया पंजाब में मुख्तलिफ, उसकी वजह क्या है कि पंजाब में वहां पे उनके आपके नंबर की जरूरत नहीं है उनको असेंबली अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए और वफाक में है, क्या ये फर्क है? या आपकी शहबाज शरीफ साहब से बनती है लेकिन मरियम नवाज और आप लोगों की बनती नहीं है? क्या है दोनों में से क्या रीजन है? नहीं, जहां तक बनने का ताल्लुक है तो हमारे लिए तो मरियम बीबी शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा काबिल एहतराम है। हम तो खवातीन का वैसे ही बहुत एहतराम करते हैं, हमारी लीडर खातून थी और हम तो हमेशा खवातीन का एहतराम करते हैं। मियां साहब अपनी जगह पे, अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए, लेकिन फिर भी आप बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि माफी मांगे वरना हम अपना वॉकआउट जारी रखेंगे। वहां पे आजम नजीर तारक साहब तो माफी मांग लेते हैं कौमी असेंबली में, या दूसरे वुज़रा आके मना लेते हैं, आप अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मुतालबा करते हैं कि मरियम नवाज माफी मांगे। मुझे पहली बात थोड़ी सी अगर शहजाद साहब मुकम्मल करने दे, मैं गुजारिश कर रहा था कि शायद मेरा ख्याल है कि इनका आपस में इख्तलाफ है, शायद हम उसकी नजर हुए हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर अंदाज में पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा को वो चीज पसंद ना आ रही हो और वो उस पे वो सीखवा हो या नाराज और गुस्से का इजहार कर रही हो। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर क्यों उन्हें टफ टाइम देना है जी? पीपल्स पार्टी तो वहां पे उनके साथ बैठी है और हमेशा हमेशा जायज बात करती है। आज तक हमें बताएं कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की 10 मीटिंग्स हुई हैं, अब कोई 6वें महीने से नहीं हो रही। किसी तरह से भी कोई मुतालबा हो, कोई मुतालबा नहीं है। हम तो जो एक इत्तेहाद बनते वक्त जो चीजें तहरीरी तौर पर मौजूद है उनका जरूर हम याद दहानी करवाते हैं कि बलदियाती इलेक्शंस करवाएं। जवाब ले लेता हूँ, मुझे जरा मौका दीजिए। तारिक साहब वो कह रहे हैं कि शायद आपकी जो आपसी इख्तलाफात है शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के, उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी से, और शायद ये बात मरियम नवाज को पसंद नहीं आती और वो सीखपा हो जाती हैं और फिर जो है मुसीबत पीपल्स पार्टी पे पड़ती है। क्या ये वजह है तारिक साहब?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात में रत्ती बराबर भी हकीकत नहीं है कि मरकज में और पंजाब में किसी तरह की कोई इख्तलाफी नोट है या किसी तरह कोई दूरी है। जाहिर है एक गवर्नमेंट है और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जेर सरपरस्ती जो है पंजाब और मरकज की दोनों हुकूमतें जो है वो काम कर रही हैं। मियां साहब गाए बगाए दोनों गवर्नमेंट्स को गाइड भी करते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मैं हसन भाई को ये बात कहूंगा कि हमें पीपल्स पार्टी से अलायंस के हवाले से ना पंजाब में कोई गिला है ना मरकज में कोई गिला है। पंजाब की सूरत हाल में वाजे कर देता हूँ, जो उन्होंने माजी की बातें की वो माजी का हिस्सा जरूर है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलग सियासी जमातें हैं, अलग मंशूर हैं, एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सियासी आप ये कहें कि हिकमत अमली होती है या ये सियासत होती है, आप एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ कैंप भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ भी अगर इस तरह की बात करती रही है बाजी में तो मैं आपको गिला किसी का नहीं करूंगा, उनका राइट है। मौजूदा सूरत हाल पंजाब की जो है उसमें मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कुछ ऐसी तजावीज़ जो पंजाब को दी गई, एक तो बैरूनी इमदाद मांगने के हवाले से कहा गया और फिर यहाँ पे जो इमदाद देनी थी उसकी डिस्पर्सल के हवाले से जो तरीकाकार की बात की गई उस पर इंसिस्ट किया गया, जिस पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और कस्टोडियन है और गार्डियन है पंजाब के राइट्स की, उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि पहली बात तो ये कि हम अपने जो पंजाब में नुकसान हुआ है तकलीफ में है लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी जगह वो गई हैं वो भी सबके सामने है, जितने दौरे किए हैं, जितने आवाम से वो मिली हैं, और उसके बाद अभी वहाँ पे जो नुकसान है उसका तखमीने का अंदाजा लगाया जा रहा है। टीमें मौजूद है फील्ड में, उनका सिर्फ ये नुकता है कि हम अपनी मदद आपके तहत अपने जाती रिसोर्सेज से नजर पे तो अपने पंजाब के लोगों की मदद करें। सवाल सुन ले, वो ठीक है उनकी राय है, बैरूनी इमदाद ने आपकी राय नहीं ले, लेकिन जो लबो लहजे में फर्क नजर आता है वफाक और पंजाब में वो तो बड़ा आया है ना। यहाँ पे तो आपके वुज़रा जाते हैं कहते हैं वॉकआउट ना करो, आजम नजीर साहब माफी मांग लेते हैं, मरियम साहबा कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, कोई उंगली उठाएगा पंजाब की तरफ उंगली तोड़ देंगे, मेरा पैसा है मेरा पानी है, यानी पंजाब का पैसा है पंजाब का पानी है, जहां खर्च करना करेंगे। ये लबो लहजे पे मसला है ना पीपल्स पार्टी को, इसीलिए वॉकआउट कर रहे हैं। वफाक में तो ये तर्ज अमल नहीं आप लोगों का। बात ये होती है शहजाद साहब की बातें दोनों तरफ से होती हैं। देखिए कुछ बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के पंजाब में भी ऐसे आए हैं कि जो मैं समझता हूँ नहीं आने चाहिए थे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो दोनों पार्टीज अलायंस में हैं इनमें इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। मरकज में हम यही बात खड़े होकर असेंबली में भी कर रहे हैं, सेनेट में भी कर रहे हैं कि हमने एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ना है। अभी आपने कश्मीर की बात की, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा परवेज अशरफ साहब का, कमर कायरा साहब का, कि उन्होंने मिनट टू मिनट हमारा जो 5 रुकनी वफाकी वुज़रा का डेलीगेशन था जिसका वो हिस्सा थे उसमें उन्होंने हमारा साथ दिया, बेहतरीन तरीके से डायलॉग हुए। और जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में दूसरी बड़ी सियासी जमात है जो गवर्नमेंट में है। उन्होंने अपने वहां पे अपनी जो सियासी लेकिन एक और मामला भी है ना, अब जो मरियम साहब के बयान से ऐसा लगता है कि जो चोलिस्तान में भी जी तारिक साहब सवाल भी रही है कि जो चोलिस्तान में नहरों वाला मामला है उस पर उस वक्त पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो ज्यादा पुश नहीं कर रही थी, लेकिन अब लगता है पंजाब हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है कि भाई पानी हमारा है, पैसा हमारा है, हमें नहरें निकालनी होंगी अपने सूबों में, हम निकालेंगे, जिसपे पीपल्स पार्टी सिंध को खास तौर पे बड़ा एतराज है कि इससे हमारा पानी रुक सकता है। तो ऐसा लग रहा है पंजाब हुकूमत ने पोजीशन ले ली है इस पर। देखिए पंजाब ने पोजीशन सिर्फ पंजाब की हद तक ली है, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं इसके ऊपर, और पंजाब गवर्नमेंट भी बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर। वाटर अकॉर्ड में सूबों की जो तकसीम है वो तयशुदा है, कोई भी सूबा किसी दूसरे का पानी ना ले सकता है, ना हम लेने की बात कर रहे हैं, ना हमने कभी की है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पंजाब के राइट्स हैं, पंजाब का पानी है, पंजाब के जो हमारे वसाइल हैं वो भी आइन में तयशुदा है 18वीं तरमीम के बाद। हम सिर्फ उनकी हद तक बात कर रहे हैं कि वो पंजाब के हैं, उसका फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला का है और उन्हें कोई दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना हम किसी दूसरे सूबे में मुदाखलत कर रहे हैं। हसन साहब आप बताइए आपकी पार्टी की इस पे क्या पोजीशन होगी? पहले तो बिलावल साहब ने कहा था कि कालाबाग डैम भी नहीं बनने दिया, नहरें भी नहीं बनने देंगे, अब पंजाब हुकूमत अगर इसको पुश करती है तो क्या पोजीशन होगी आपकी पार्टी की, इस पे क्या करेंगे आप? देखिए ये जुज़वी तौर पे तो बात ठीक है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामलात है वो तो जरूर सूबाई सतह पे पानी का तकसीम हो, हर सूबे का हक है, लेकिन जो पंजाब के अंदर नहरें बननी है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मेरा जहां से दिल करेगा मैं नहर निकालूंगी, ये नहीं कह सकते। सीएम है, वो इलेक्टेड सीएम है, उनके पास मैंडेट है, लेकिन ये जो हमारी रोजी रोटी का मामला है ना, जिससे हमारी जिंदगियां वाबस्ता है,
वो इस तरह मामलात नहीं हल होते। उस पर आप रेफरेंडम करवा लें। हमारे पास एक हिस्से का मखसूस लिमिटेड पानी है, उस पानी को हमने पहले ही अपने इजला पे तकसीम किया हुआ है। आज अगर आप कोई नई नहर निकालते हैं तो आप किस जिले से पानी कम करके उसको देंगे? या तो कोई नया रिजर्वायर बना हो, कोई स्टोरेज आपने किया हो जिससे पानी में इजाफा हुआ हो हमारे हिस्से में, और वो हम नई नहरों में दे दें। अब अगर अगला ही हमने काटना है तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप पीपल्स पार्टी की जो पहले पोजीशन थी उस पोजीशन पे आप लोग खड़े रहेंगे। हमने ये हक हासिल है कि हम ये करें, तो बेशक कर आप लेंगे, क्योंकि आप हुकूमत है, हुकूमत से झगड़ा तो नहीं हो सकता, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। बेशक आप कर लेंगे, लेकिन हम आपके सामने होंगे और अपनी गुजारिश आपको करते रहेंगे कि ये हमारा राइट है, ये हमसे ना छीना जाए। अच्छा हसन साहब, फ्रैंकली बहुत से लोगों की ये राय है कि देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो भी कह लेना नून लीग, पीपल्स पार्टी एक हद तक ही एहतजाज करेगी, वॉकआउट कर दिया, फलाना कर दिया। ये जो कुछ लोग आपके इशारा देते रहते हैं कि हम असेंबली से बाहर आ जाएंगे या हम जो है आइंदा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे बिलों में या कोई कानून साजी में, पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस तरह की पोजीशन ले। और यही एडवांटेज नून लीग को पता है कि उनके पास है, ये लेवरेज है कि पीपल्स पार्टी एक हद तक एहतजाज कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। देखिए शहजाद साहब, अगर नून लीग ये समझती है और वो इस चीज से फायदा उठाती है तो ये उनकी ज्यादती है, उनकी अपनी सोच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देख नून रही है लीग कि की सोच नहीं है, ये शहजाद साहब का सवाल है। हसन साहब, नून लीग की सोच नहीं है ये हसन साहब का सवाल और तबसरा है, शहजाद साहब का। सॉरी, आप जारी रखें। नहीं, मैंने गुजारिश ये तो तारिक साहब मुझे पता है ना, जो लोग आपके मिलते हैं वो बात करते हैं, उनकी क्या असेसमेंट है, मेरा ख्याल नहीं है। मैं बात करूंगा पहले मेरा भाई बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा ख्याल है, जिसको तारिक साहब कह रहे हैं, मेरा सवाल है, ये इसी बुनियाद पर है कि जो नून लीग के कुछ लोग मिलते हैं उनकी क्या असेसमेंट है पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ के हवाले से इस वक्त। देखिए, मैं पहले चले अर्ज कर देता हूं हसन भाई से माजरत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा एक जमहूरी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम अगर ये दावे से ये बात करते हैं कि जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वहां पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जिम्मेदारी निभाएगी, हमारा साथ देगी, वो के वजारतों में वो नहीं है, तो वो उनकी एक तजर्बाकार और एक जमहूरी जमात होने की हैसियत से हम ये बात करते हैं कि वो ये जो छोटी मोटी जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, इस बुनियाद के ऊपर वो कोई ऐसा आत्मी कदम नहीं उठाएंगे। ये बड़ी क्लियर बात है, हमारे जहनों में ये बात बड़ी क्लियर है। बाकी ये बात मैं अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए और इस जमात के लिए बड़ा इज्जत और एहतराम है, और लीडरशिप में किसी तरह का ना कोई फासला है और ना किसी तरह का कोई ज़हनी इख्तलाफ है। चल ठीक है, लास्ट कमेंट हसन साहब। मैं यही गुजारिश करना चाहता था जो तारिक फजल चौधरी साहब ने की, मैं यही कहना चाहता था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इन सारे हालात को, इन चैलेंजेस को देखकर ये कर नहीं पा रही, वगरना हम ये हक महफूज रखते हैं। और अगर हमें दीवार के साथ इसी तरह लगाया जाता रहा तो फिर शायद पीपल्स पार्टी भी इस पे गौर करे। तो ये चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी को पाबंद किए हुए हैं, और यही इख्तलाफ मैंने पहले भी अर्ज की है कि पंजाब और मरकज के अंदर मौजूद है, जिसका अभी खुद तारिक साहब ने इजहार किया कि शहबाज शरीफ साहब ये सोचते हैं, ठीक है, और नीचे मरियम बीबी ये सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब, आपका भी, अफजल साहब आपका भी। प्रोग्राम में हम ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, इसलिए बता दें। वेलकम बैक। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के मुतहरिक किरदार के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पिछले कुछ माह के दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान मादनियात और तेल के ज़खायर तलाश करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदे भी हो चुके हैं। जबकि आज बरतानवी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स, जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है, उसने इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को गवादर के करीब पस्ती में एक बंदरगाह कायम करने की पेशकश कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम को बहरा अरब में एक बंदरगाह तामीर करने और उसे चलाने की पेशकश की है, जिससे अमरीका को दुनिया के एक निहायत ही हसास खित्ते में कदम जमाने का मौका मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में पाकिस्तान के साहिली शहर पस्ती को अमरीकी सरमाएकारों के लिए एक ऐसे टर्मिनल के तौर पर पेश किया गया है जहां से पाकिस्तान के अहम मादनी वसाइल तक रसाई हासिल की जा सकती है।
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 मुशीरों ने बताया कि ये पेशकश कुछ अमरीकी हुकाम के सामने पेश की गई है और ये मंसूबा उन कई तजावीज़ में से एक है जो पाकिस्तानी हुकाम ने ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में मोमेंटम बरकरार रखने के लिए अवामी और निजी तौर पर पेश की हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल की वजाहत शामिल की है, जबकि सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसर ने हमसे बात करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाज़ नुकात को गलत करार दिया है। सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं है। निजी अफराद या कमर्शियल इदारों की जानिब से की जाने वाली बातचीत या तजावीज़ सिर्फ इब्तदाई नौयत की होती हैं और उन्हें रियासती इकदाम के तौर पर तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए। इसी तनाजुर में मोटा एंजल ग्रुप के साथ निजी बातचीत में जनूबी साहिल पर बंदरगाह के तस्वुर की बात सामने आई। ये तजवीज़ ना तो सरकारी जराए से पेश की गई है, ना ही किसी स्ट्रेटेजिक या हुकूमती सतह पर इसका जायजा लिया गया है और ये सिर्फ एक कमर्शियल आइडिया है जो मौजू गौर खौस का मुंतजर है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमून में यह तस्लीम किया गया है कि यह सरकारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आर्मी चीफ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है जो दुरुस्त नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और EFF फैसिलिटी के तहत जो तीसरी $1 बिलियन की ट्रांच है उस पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़रा बताते हैं कि जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और पीर से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात शुरू होंगे। इस वक्त तक जो डिस्कशन हुई है वो कहाँ तक पहुँची है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना ने। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ स्लिपेजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्वार्टर में जो FBR की टैक्स कलेक्शन है उसमें तकरीबन 200 अरब का शॉर्टफॉल है। जो कैश सरप्लस टारगेट से सूबों के वो भी मीट नहीं हो पा रहे, लेकिन क्या फिर भी ये कहा जा सकता है सेफली कि पाकिस्तान को जो तीसरी ट्रांच है $1 बिलियन की वो मिल जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं इसको 2 हिस्सों में देखने की जरूरत है। एक तो जो एक फ्रंट फेज के ऊपर आपको नंबर्स नजर आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के बजट के, उसमें तो बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट जो है वो ऑन ट्रैक है। जो असल इशू है वो इस्लाहात का है, चाहे वो पावर सेक्टर की इस्लाहात हों, चाहे टैक्स के शोबे में इस्लाहात हों, चाहे स्टेट और एंटरप्राइजेस की इस्लाहात हों। इन तीनों शोबों में बुरी तरह नाकामी है हुकूमत की अभी तक। लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपके फेस नंबर ठीक हैं, ताल्लुकात भी ठीक हैं, तो होपफुली ये जो ट्रांच है वो मिल जाएगी। जहां तक आपने FPR का जिक्र किया, उसकी शॉर्टफॉल का 198 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल सिर्फ 3 माह में, और वो भी इसके बावजूद कि पिछले साल एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अप्रूव किया गया, उसके साथ तकरीबन 50 से 55 अरब रुपए के मुख्तलिफ जो थे वो इन्होंने पैकेज अप्रूव किया, जिसमें आपको पता है कि कस्टम की कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में कुछ चेक पोस्ट इन्होंने बनानी थी। फिर ऑफिसर्स को गाड़ियां दी गई, उनकी तनख्वाहों में 4 गुना तक जो है वो इजाफा भी किया गया। तो इसके बावजूद ये शॉर्टफॉल आ रहा है और पहले दिन से आप कह रहे थे कि इनके जो हालात है वो ठीक नहीं, और वही चीज़ अब रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो टारगेट में अभी तक कमी की भी बात हो रही है, रफली कोई 167 बिलियन की, ये जो 167 बिलियन की जो कमी है ये सैलाब या उसकी वजह से नहीं, उनको IMF को भी नजर आ रहा है कि FDR की ये मुश्किलात है। उसके साथ जो दूसरी एडजस्टमेंट भी आ रही है फिस्कल वाली साइड पे, नॉन टैक्स रेवेन्यू की, वो कैप्टिव एक लेवी जो लगी हुई थी, आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज को फोर्स किया गया कि वो गैस से अपनी जो कनेक्टिविटी है वो खत्म करके बिजली के जो नेशनल ग्रिड उस पर जाए, तो उसको डिस्करेज करने के लिए गैस के यूज के लिए इन्होंने 105 अरब रुपए का तखमीना रखा था उस लेवी के थ्रू, वो भी अब हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये जो एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं और इसके बावजूद ट्रांच भी मिल रही है, ये वो चीजें हैं जो इनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जिसका अभी तक हमारा जो सैलाब से रिलेटेड चीजें हैं वो ऐसा फेडरल गवर्नमेंट को हिट नहीं कर रही, वो सूबों के जो बजट है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट ला रही है। सही। इसके अलावा एक्सटर्नल साइड पे ये कितना बड़ा कंसर्न है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें इजाफा हो रहा है। जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए उसके मुताबिक 33% का इजाफा है। इन्फ्लेशन दोबारा 5.5% हो रही है, अभी भी लोअर साइड पर है, लेकिन फिर भी पिछले महीने के मुकाबले में इजाफा हो रहा है। ये कितना कंसर्निंग है इस वक्त? मेरे ख्याल ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। इस पे इनके इश्यूज तो होंगे। ओवरऑल जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनकी मीट हो रही है। उसमें $500 मिलियन से $1 बिलियन का ही हुकूमत पाकिस्तान का एस्टिमेट है, IMF का नहीं है। एक शॉर्टफॉल है। यही वजह है कि आपको जो पांडा बॉन्ड है जो हुकूमत इनिशियली $250 मिलियन का करना चाह रही थी, उसमें ये $1 बिलियन पांडा बॉन्ड की बात करें करने की, और वो उसके लिए एडिशनल कुछ गारंटीज की भी ये बात कर रहे हैं ADB के साथ, AIIB के साथ, क्योंकि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव हुई है, हम अभी भी इस काबिल नहीं है कि अपने बलबूते के ऊपर जाकर आलमी मार्केट में कोई भी बॉन्ड फ्लोट कर सके। तो ADB के कंधों का सहारा लिया जा रहा है वहाँ पे, बट इवन दर वो कितना बड़ा शॉर्टफॉल नहीं है जो मैनेजेबल ना हो।
दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल है, जो अभी उसके ऊपर वेदर IMF ने एक्सेप्ट किया यानी इस पर हतमी बात नहीं हो सकती, कि सैलाब की वजह से रेमिटेंसेज में कोई 2 से 3 अरब डॉलर एडिशनल ये इनफ्लोज एक्सपेक्ट करें, तो उससे अगर कोई वहां से स्लिपेजेस हो रहे हैं तो ऑफसेट हो जाएंगे। बट जो इंपोर्ट्स हैं दैट इज बिकमिंग अ कंसर्न, और इसमें इनकी जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, और इसमें IMF की पॉलिसी का भी एक रोल है, जो हमने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज कम की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।